E35 हिंदी। भी आपसे मिलकर खुशी हुई, रूही ने जवाब दिया। उसने अपनी नजरें उससे हटाए बिना कहा, ठीक है। बर्नार्ड ने कंधे उचका दिए। अगर नीरा उसकी गवाही दे रही है तो ये काफी है। वह रूही की ओर मुड़ा। क्या तुम अपनी पहचान बताना चाहती हो? रूही ने अपना सिर हिलाया। मैं गुमनाम रहना चाहता हूँ, धन्यवाद। मार्शल यूनियन ने अपने मार्शल आर्टिस्टों की ओर से यह अधिकार सुरक्षित रखा था कि वे शाही कामों में भाग लेने के दौरान अपनी पहचान और व्यक्तिगत जानकारी छिपा सकते हैं। यह एक ऐसा अधिकार था जिसे शाही परिवार ने बहुत अनिच्छा से स्वीकार किया था। मार्शल यूनियन ने इस अधिकार को बनाए रखने के लिए इसलिए जोर दिया क्योंकि कैनेडियन सरकार और शाही परिवार को ऐसे डेटा तक पहुंच देना बहुत खतरनाक था। एक बार जब शाही परिवार को उनकी पहचान का पता चल गया तो मार्शल यूनियन के मार्शल आर्टिस्ट किसी भी गोपनीयता को बनाए रखना भूल सकते थे। मार्शल यूनियन जानकारी के इस तरह के लीक को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बर्नार्ड ने इस मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा और फिर पूछा, आप चाहते हैं कि हम आपको किस तरह से संबोधित करें? रूही ने जवाब देने से पहले एक पल सोचा, आप मुझे जॉन कह सकते हैं। उसने उन्हें अपने पिछले जन्म में पृथ्वी पर अपना नाम बताया। ठीक है जॉन, बर्नार्ड ने आगे कहा, क्या तुमने सभी प्रासंगिक जानकारी याद कर ली है? रूही ने सिर हिलाया। इससे पहले बर्नार्ड ने कई प्रश्न पूछे जिनका रूही ने स्पष्ट उत्तर दिया, जिससे बर्नार्ड की अनिच्छापूर्वक स्वीकृति प्राप्त हुई। हमें बताया गया है कि आप एक हरफन मौला व्यक्ति हैं जिनमें कुछ हद तक संवेदी और गुप्त क्षमताएं भी हैं। नीरा ने उससे कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूही ने सिर हिलाया। मैंने सिस्मिक मैपिंग और ब्लिंक में महारत हासिल कर ली है। अच्छा, नीरा ने सिर हिलाया। आपकी भूकंपीय मैपिंग और मेरी थर्मल आई, हम निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे कि सरगना का पता नहीं चल पाएगा। रूही ने उन शब्दों पर अपनी आंखें उठाईं। थर्मल आई एक संवेदी तकनीक थी जिसे उसने अप्रेंटिस लाइब्रेरी में देखा था। ये काफी महंगी थी और इसमें महारत हासिल करना मुश्किल था। ये तकनीक निश्चित रूप से ऑपरेशन के लिए काफी उपयोगी होगी। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। ऑपरेशन डिस्पैच से पहले हमारे पास 2 घंटे हैं। हम एक आखिरी बार योजना पर विचार करेंगे। बर्नार्ड ने घोषणा की। लोग तुरंत इकट्ठा हो गए। अपने नेता के चारों ओर एक घेरा बना लिया जिसने एक नक्शा निकाला था और उसे मेज पर रख दिया था। इस ऑपरेशन का लक्ष्य उन्मूलन, कब्जा और बचाव है। छापे की कार्रवाई के लक्ष्य स्थान 19वें जिले में 3वें ब्लॉक से 5वें ब्लॉक तक है। बर्नार्ड ने कहा, इस ऑपरेशन में भाग लेने वाले दस्ते D13, C34, D21, A62, F16, B02 और K23 हैं। उन्होंने आगे बोलने से पहले कुछ देर रुककर कहा, स्क्वाड A28 3वें ब्लॉक के पहले आधे हिस्से को कवर करेगा। उन्होंने नक्शे पर पेन से क्षेत्र को इंगित करते हुए कहा, स्क्वाड D13 3वें ब्लॉक का दूसरा भाग, स्क्वाड C34 चौथे ब्लॉक का पहला भाग। उन्होंने भाग लेने वाले प्रत्येक दस्ते को सौंपे गए लक्ष्य स्थानों को दोहराना जारी रखा। उन्होंने घुसपैठ के साधनों, सौंपे गए गियर, प्रोटोकॉल पदानुक्रम और विभिन्न संभावित परिदृश्यों के तहत उन्हें जो कार्रवाई करनी थी, उसके कई और विवरण दिए। एड्स बाय पब फ्यूचर। रूही ने इस बारे में स्पष्ट रुचि के साथ सुना कि इस तरह के एक अपेक्षाकृत सरल और सीधे ऑपरेशन के लिए भी कितनी योजना और संगठन की आवश्यकता है। ये कहना पर्याप्त नहीं था कि चलो कूदते हैं, बुरे लोगों को हराते हैं, खलनायक को पकड़ते हैं और अच्छे लोगों को बचाते हैं। किसी भी ऑपरेशन में कई चीजें गलत हो सकती हैं और कई चीजें हो सकती हैं। योजना, संगठन और प्रोटोकॉल इस संभावना को कम करने के लिए मौजूद थे कि कुछ गलत हो जाए या अप्रत्याशित हो जाए जो ऑपरेशन को बाधित कर सकता है और विफलता का कारण बन सकता है। जल्द ही बर्नार्ड ने अपना ध्यान रूही और नीरा की ओर लगाया। इस मिशन में आप दोनों का एक ही उद्देश्य है, सरगना या किसी मार्शल आर्टिस्ट को भागने से रोकना। उसने कहा, परिदृश्य ए, यदि कोई मार्शल आर्टिस्ट शामिल नहीं है तो आप A28 और D13 के हिस्से के रूप में ऑपरेशन में सहायता करेंगे। परिदृश्य बी, यदि कोई एक मार्शल अप्रेंटिस है तो आप दोनों उसे पकड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। परिदृश्य सी, यदि एक से अधिक मार्शल प्रशिक्षु हैं तो आप दोनों अपने निकटतम मार्शल प्रशिक्षु को पकड़ने में सहयोग करेंगे। परिदृश्य डी, यदि कई मार्शल प्रशिक्षु हैं और उनमें से एक सरगना है तो आप सरगना को पकड़ने पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, हर समय अपनी संवेदी तकनीकों को बनाए रखें और सुनिश्चित करें कि कुछ भी आपकी पहचान से बच न जाए। नीरा, दस्तों से अलग होने के बाद अपनी रिपोर्ट रिले करने में आप प्रभारी होंगी।
आप दोनों समय से पहले लक्ष्य स्थानों पर घुसपैठ करेंगे और शत्रुतापूर्ण मार्शल कलाकारों के उभरने के लिए तैयार रहेंगे। उन्होंने एक आखिरी बात कही, सबसे बढ़कर सरगना को भागने मत देना। जो भी करना है करो, हम चाहेंगे कि वह जिंदा और आजाद रहने की बजाय मर जाए। नीरा ने सिर हिलाया और रूई की तरफ मुस्कुराए। आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। मैं भी आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हूँ। रूई ने दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। हमारी जिज्ञासा है, आप किस तरह की मार्शल आर्ट का अभ्यास करती हैं? मैं नजदीकी रेंज के जवाबी हमले की विशेषज्ञ हूँ, उसने जवाब दिया। आमतौर पर मैं बचाव करते हुए हमला करने और अपने प्रतिद्वंद्वी की शक्ति, गति और हरकतों का इस्तेमाल अपने खिलाफ करने के बजाय उनके खिलाफ करने में माहिर हूँ। दिलचस्प, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी शैली के वर्णन ने रूई को पृथ्वी की कुछ मार्शल आर्ट लड़ाई शैलियों की याद दिला दी। जापान से एकिडो और इजराइल से क्राव मागा, विशेष रूप से। ये दो मार्शल आर्ट प्रतिद्वंद्वी की शक्ति और उनके खिलाफ हरकतों का उपयोग करने में माहिर हैं। एकिडो ने प्रतिद्वंद्वी के संतुलन पर हमला करने पर विशेष ध्यान दिया, जबकि क्राव मागा ने शरीर के उन महत्वपूर्ण और कमजोर क्षेत्रों पर हमला करने पर ध्यान केंद्रित किया जो प्रतिद्वंद्वी की हरकतों से उजागर हुए थे। हालांकि पृथ्वी पर एकिडो उतना व्यावहारिक मार्शल आर्ट नहीं था जितना कि आधुनिक युग में प्रचलित था, और क्राव मागा बस कुछ हद तक व्यवस्थित गंदी लड़ाई थी। यह अधिकांश खेलों में अवैध था। फिर भी गया में मार्शल आर्ट पृथ्वी पर मौजूद मार्शल आर्ट से कहीं बेहतर थी, और यह कोई मामूली खेल नहीं था। इसलिए उसे उम्मीद थी कि वह काफी दुर्जय होगी, भले ही उसके पास एक मार्शल आर्ट हो जो पृथ्वी पर काफी संदिग्ध होती। वह उसे काम करते देखने के लिए उत्सुक था। रूई ने देखा कि जब टीमें ऑपरेशन के लिए तैयार हो रही थीं, तो उनके पास उपलब्ध उपकरणों की मात्रा इतनी अधिक थी कि मार्शल यूनियन द्वारा उपलब्ध कराए गए मानक उपकरण उनकी तुलना में खिलौनों जैसे लग रहे थे। ये सच है कि मार्शल आर्टिस्टों को साधारण मनुष्यों की तरह ढेर सारे औजारों और उपकरणों की जरूरत नहीं होती। लेकिन नीरा के पास भी उससे कहीं अधिक परिष्कृत लड़ाकू वर्दी थी, जिसकी कार्यक्षमता उसकी वर्दी से कहीं अधिक थी, जिसके कारण वह विनम्र दिख रहा था। जल्द ही ऑपरेशन शुरू होने का समय आ गया। नीरा और रूई को एजेंटों से अलग भेजा जाना था और उन्हें उस क्षेत्र में घुसपैठ करनी थी और ऑपरेशन शुरू होने तक एक विशेष स्थान पर छिपना था। इसका कारण ये था कि इस बात की पूरी संभावना थी कि रिंग में निगरानी करने वाले स्काउट्स मौजूद थे। नीरा और रूई के पास शत्रुतापूर्ण मार्शल आर्टिस्ट से टकराने की अधिक संभावना थी, जब तक कि वे मुख्य छापामार बल के साथ नहीं दिखाई देते। वे मुख्य बल में शामिल हो जाते थे जब बाद में क्षेत्र में घुसपैठ की जाती थी। ठीक है, ऑपरेशन शुरू हो गया है, विशेष एजेंट बर्नार्ड ने नीरा और रूई से कहा। पहले चरण को तुरंत अंजाम दो। दोनों ने सिर हिलाया और तुरंत डिस्पैच सुविधा में खड़ी आपूर्ति गाड़ी में सवार हो गए। ये घोड़ागाड़ी उन्हें जिले के केंद्र में ले जाएगी और गाड़ी का एक मंचीय ब्रेकडाउन होगा जिससे वे केंद्र में फंस जाएंगे। उन्हें भेजे जाने के 1 घंटे बाद और ब्रेकडाउन होने के बाद नीरा ने अपने पास मौजूद उपकरणों में से एक पर एक बटन दबाया। उसने रूई को सिर हिलाया, ये संकेत देते हुए कि उसने अपनी भूमिका पूरी कर ली है। अब वे मुख्य छापामार दल के आने का इंतजार करेंगे। गाड़ी एक सप्लाई गाड़ी थी और उसमें खिड़कियां नहीं थीं, इसलिए रूई बाहर की तरफ देखकर भी आसपास का निरीक्षण नहीं कर सकती थी। इसके अलावा बातचीत करना भी प्रोटोकॉल के विरुद्ध था। हालांकि संभावनाएं बहुत कम थीं, इससे मिशन खतरे में पड़ सकता था, लेकिन ऐसी तकनीकें मौजूद थी जिनसे मार्शल आर्टिस्ट बहुत दूर से भी बातचीत सुन सकते थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। उन दोनों ने पहले ही अपनी संवेदी तकनीक सक्रिय कर ली थी। नीरा ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसने अवरक्त विकिरण प्रवाह को महसूस किया और पूरे क्षेत्र में गर्मी के संकेतों को समझने में सक्षम होने के लिए इसे समझा। जबकि रूई ने अपनी आंखें बंद कर ली और भूकंपीय संवेदन के माध्यम से क्षेत्र की स्थलाकृति का नक्शा बनाया। दोनों को पूरे क्षेत्र में लोगों का समान वितरण महसूस हुआ और यह कहना कठिन था कि आधार कहाँ था। फिर नीरा की आंखें सिकुड़ गईं। उसने रूई की ओर देखा और रूई को बच्चे शब्द बोला, फिर अपना डिवाइस लिया और कुछ और बटन दबाए। रूई को एहसास हुआ कि उसने किसी समय क्षेत्र में बंदी बच्चों को महसूस किया होगा। यह इस बात की पुष्टि थी कि स्थिति के बारे में उनके पास मौजूद सभी खुफिया जानकारी सटीक थी। नीरा ने मुख्य छापा मारने वाली टीम को जानकारी दे दी थी और दोनों मार्शल आर्टिस्ट पहले से ही स्थापित योजनाओं और कार्रवाई के तरीकों के माध्यम से छापा मारने वाली टीम के साथ समन्वय करेंगे। जल्द ही वह समय आ गया। रूई को महसूस हो रहा था कि माहौल और भी तनावपूर्ण होता जा रहा है। इसका एक कारण तो वह खुद भी था। यह मिशन कोई आम मिशन नहीं था,
बल्कि उसके लिए इसका जो व्यक्तिगत महत्व था, उसने उसे इस मिशन को इतनी गंभीरता से लेने पर मजबूर कर दिया जितना कि इस मिशन के पारिश्रमिक के साथ वह किसी भी अन्य मिशन को लेता। रूई ने अपने सीस्मिक मैपिंग के जरिए काफी दूर से ही उन स्वचालित गाड़ियों को पहचान लिया जिनका इस्तेमाल मुख्य छापामार दल को करना था। उसने अपनी आंखें खोली, नीरा को कुछ देर के लिए सिर हिलाया और नीरा को 4 उंगलियां दिखाईं, जिससे नीरा ने उसे समझने के लिए सिर हिलाया। NOWELLBEJAN.CO। वे 4 मिनट की दूरी पर थे। उनके पहुंचते ही मुख्य छापा शुरू हो जाएगा। रूई की भूकंपीय मानचित्रण क्षमता नीरा की थर्मल आई से कहीं ज्यादा थी। वह प्रशिक्षु स्तर की तकनीकों की सक्रियता और मुख्य छापा बल के आगमन पर नजर रखने का प्रभारी था। जल्द ही मोटर चालित वाहनों की आवाज सुनाई देने लगी। रूई को महसूस हुआ कि वे लक्ष्य क्षेत्रों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और एक एक करके वे सभी बाहर निकल गए। मुख्य छापामार बल की वास्तविक घुसपैठ कोई गुप्त कार्रवाई नहीं थी। वे सामने से आए और बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों के साथ इलाके को घेर लिया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वे तुरंत विस्फोटक लेकर आए और उन्हें अपने लक्षित घुसपैठ स्थानों के सामने के दरवाजों पर लगा दिया। बूम बूम बूम। जैसे ही विस्फोटक फटे, नीरा और रूई गाड़ी से कूद पड़े और तुरंत मुख्य छापामार दल के साथ इलाके में घुस गए। उन्होंने आम लोगों की अनदेखी की। कैनेडियन ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के प्रशिक्षित पेशेवर लोग ही इन लोगों से निपटने के लिए पर्याप्त थे और वे सभी तरह के हथियारों से लैस थे, जिनमें बंदूकें भी शामिल थीं। इसके बजाय उन्होंने अपनी इंद्रियों को मार्शल अप्रेंटिस जैसी किसी भी चीज पर केंद्रित कर दिया। एक शत्रुतापूर्ण मार्शल अप्रेंटिस को शायद ये पता नहीं होगा कि छापामार दल में 2 मार्शल आर्टिस्ट थे। आखिरकार उन दोनों ने किसी भी अप्रेंटिस स्तर की तकनीक का उपयोग न करने के लिए सावधानी बरती थी। चूंकि वे मार्शल आर्टिस्टों पर पैनी नजर रखे हुए थे, रूई को यह महसूस हो गया कि बाकी ऑपरेशन ठीक चल रहा है। छापामार दल को अभी तक एक भी हताहत नहीं हुआ था, क्योंकि उन्होंने तस्करों को प्रोजेक्टाइल और हाथ में पकड़े जाने वाले हथियारों के साथ तेजी से नीचे गिरा दिया था। कभी कभी रूई और नीरा एक बंदूकधारी तस्कर से टकरा जाते थे जो उन पर प्रोजेक्टाइल दागता था, लेकिन यह निराशाजनक था। मार्शल अप्रेंटिस के पास उच्च अलौकिक गतिज दृष्टि और सजगता थी। जब तक उनके मानव प्रतिद्वंद्वी ट्रिगर खींचने में कामयाब होते, तब तक नीरा और रूई प्रोजेक्टाइल के रास्ते से बहुत दूर निकल चुके होते थे। उन्हें मानवीय हरकतें धीमी गति में दिखाई देती थीं। उन्हें प्रोजेक्टाइल से बचने के लिए अप्रेंटिस स्तर की पैंतरेबाजी तकनीकों की भी जरूरत नहीं थी। बूम। नीरा और रूई दोनों ही स्तब्ध रह गए, क्योंकि रूई ने महसूस किया कि लक्षित क्षेत्र के केंद्र में एक विशेष व्यक्ति ने तीव्र भूकंपीय विकिरण उत्पन्न करना शुरू कर दिया था, जिसे किसी भी मनुष्य को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। मार्शल अप्रेंटिस। रूई ने मन ही मन सोचा जैसे ही उसने अपनी निगाहें स्थिर की। वे दोनों भाग गए जैसे ही नीरा ने अपने डिवाइस पर कुछ बटन दबाए, जिससे पता चला कि उन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया है और उनका पीछा कर रहे हैं। असली मिशन शुरू हो गया था। रूई ने भागते समय अपनी आंखें बंद कर ली, पूरी तरह से सिस्मिक मैपिंग पर भरोसा करते हुए। उसे सुविधा के अपराधियों द्वारा उसे चोट पहुंचाने का डर नहीं था, यहां तक कि सिस्मिक मैपिंग के साथ भी वह उनसे टकराने के लिए बहुत अच्छा था। रूई और नीरा ने अप्रेंटिस स्तर की तकनीकों का उपयोग करने से परहेज किया था, क्योंकि वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि मार्शल आर्टिस्ट को यह एहसास न हो कि वे मार्शल अप्रेंटिस हैं। उसने स्क्वाड C-34 को खत्म कर दिया है। नीरा ने तेजी से आगे बढ़ते हुए गाली दी। वे लगभग वहां पहुंच ही गए थे। टकराना। उन्होंने गलियारे के अंत में स्थित दरवाजा लात मारकर खोला। एक पल के लिए तो सभी अवाक रह गए। रूई को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि वह क्या देख रहा है, लेकिन एक बार जब उसने ऐसा किया तो उसका खून खौल उठा। 13 लड़कियां, 7 लड़के जानवरों की तरह पिंजरे में बंधे हुए। चोट, घाव, स्पष्ट दुर्व्यवहार और कुपोषण। सिर्फ इसी बात ने उसे जानलेवा भावनाएं महसूस कराईं, लेकिन ये सबसे बुरी बात नहीं थी। वह वास्तव में तब आश्चर्यचकित हुआ जब उसने एक लड़की पर वीर्य देखा। उसके क्रोध से हवा हिल गई। एड्स बाय पब फ्यूचर। इससे पहले उसने अपने जीवन में कभी इतना क्रोध महसूस नहीं किया था। उसकी नसें फट गईं, उनमें बहते और बहते खून को रोकने की कोशिश कर रही थीं। उसकी आंखें लाल हो गई थीं, उनमें लाल दरारें पड़ गई थीं। उसने अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींची थी कि उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए थे और उनमें से खून बह रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके शरीर की हर कोशिका उसके सामने खड़े लोगों को मार डालना चाहती थी। उसकी रक्तपिपासा इतनी प्रबल थी कि नीरा भी डर गई।
नीरा और रूई ने जिन 10 लोगों के लिए दरवाजा खोला था, उनमें से केवल एक ही खड़ा था, जो रूई के तीव्र प्रशिक्षु क्षेत्र के रक्तपात से अप्रभावित था। शेष 9 पहले ही अपने घुटनों पर गिर चुके थे। डॉक के दूसरी तरफ खड़ी महिला निस्संदेह उनके मिशन का लक्ष्य थी। उसका रूप, रंग, स्केच और उसके चेहरे के विवरण से थोड़ा अलग था, लेकिन रूई को अपेक्षाकृत यकीन था कि उन्हें कोई मिल गया है। उसके लंबे सुनहरे बाल थे जो कमर तक लटक रहे थे, और उसके कपड़े काफी खुले हुए थे। वह सदमे में जम गई थी, क्योंकि उसने दोनों घुसपैठियों की प्रशिक्षु क्षेत्रीय आभा को पहचान लिया था, और फिर तुरंत पलटकर भाग गई थी। रूई और नीरा तुरंत उसके पीछे दौड़े। वह वजह थी जिसकी वजह से वे दोनों इस मिशन में शामिल हुए थे। वे किसी भी हालत में उसे भागने नहीं दे सकते थे। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि समस्या एक ही थी। वह बहुत तेज है, रूई ने गाली दी, क्योंकि वह उनके बीच की दूरी को कम करने में असमर्थ था। रूई समानांतर चाल, हेलिकल ब्रीदिंग, संतुलित दिशा और यहां तक कि बाहरी अभिसरण का उपयोग करके जितना संभव हो सके उतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था। फिर भी वह उससे भी तेज थी। क्या वह युद्धाभ्यास में माहिर मार्शल अप्रेंटिस है? रूई को आश्चर्य हुआ। उसने जिस गति का प्रदर्शन किया था, उसे प्राप्त करने के लिए उसने कई अप्रेंटिस स्तर की युद्धाभ्यास तकनीकें सीखी होंगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। नीरा उन दोनों से धीमी थी, क्योंकि वह रूई और महिला दोनों से पीछे थी। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। वह एक नजदीकी जवाबी हमले की विशेषज्ञ थी। वह इस तरह के लंबे समय तक चलने वाले पीछा करने की आदी नहीं थी। रूई और महिला के बीच का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। वह उससे थोड़ी तेज थी, लेकिन रूई के लिए यह उतना मायने नहीं रखता था जितना कि आम इंसानों के लिए। रूई ने पहले ही उसके भूकंपीय हस्ताक्षर को याद कर लिया था। जब तक उनके बीच की दूरी 100 मीटर से ज्यादा नहीं होती, रूई को हर समय उसका सटीक स्थान पता रहता। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपनी कई पैंतरेबाजी तकनीकों के जरिए जो भारी भूकंपीय विकिरण छोड़ रहा था, उसका ट्रैक हो सकता था। वे सड़कों, गलियों, छतों और ड्रेनेज सुरंगों से होकर तेजी से आगे बढ़े। रूई एक बार भी नहीं फिसला, हालांकि वह उसे धीरे धीरे रास्ता खोलने से नहीं रोक सका। उसने सुनिश्चित किया कि वह किसी भी चरण में बहुत पीछे न गिरे। उसने उसके द्वारा लिए गए हर पैतरे और दिशा को दोहराया और सुनिश्चित किया कि वह कभी भी लड़खड़ाए नहीं। रूई ने उसे एक बार भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे सिर्फ देखकर ही वह उसके बारे में कुछ अनुमान लगाने में सक्षम हो गया। पहली बात तो ये कि वह वास्तव में मार्शल आर्टिस्ट नहीं थी। वह तकनीकी रूप से मार्शल आर्टिस्ट थी, लेकिन वाकई में नहीं। उसके शरीर पर चर्बी की एक परत थी, और उसके बेजान शरीर ने रूई को बताया कि वह शायद अक्सर प्रशिक्षण नहीं लेती थी, और शायद लंबे समय से उसने सही मायने में प्रशिक्षण नहीं लिया था। खुफिया जानकारी के अनुसार वह अपने ऑपरेशन के हर छापे से भाग जाती थी, जो उसे अजीब लगा। एक मार्शल अप्रेंटिस को आम इंसानों से डरने की बहुत कम जरूरत होती है। रूई समझ सकती थी कि आखिर में पीछे हटना क्या होता है, लेकिन पता चलते ही भाग जाना। अगर वह उसकी जगह होता, तो वह हमलावरों को खत्म कर देता और यह सुनिश्चित कर लेता कि वह अपने सामान और कीमती सामान के साथ भागने में सफल हो जाए, लेकिन इस बार और पहले के उदाहरणों में भी वह तुरंत घटनास्थल से भाग गई। इससे रूई को पता चल गया कि वह बहुत कम अनुभव वाली एक लड़ाकू है। ये काफी संभावना थी कि अगर वह कभी उसे अपने हाथों में लेने में कामयाब हो जाता, तो उसके पास उसके खिलाफ जीतने का जरा सा भी मौका नहीं होता। उसने शायद अपने पैंतरेबाजी के तरीकों में महारत हासिल कर ली थी, ताकि वह ऐसी परिस्थितियों में बच निकलने में सक्षम हो सके। इससे रूई की उसे पकड़ने की इच्छा और भी बढ़ गई। नीरा पहले ही काफी पीछे रह गई थी और उसने अपना पीछा करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यह निराशाजनक था। उसकी थर्मल आई की रेंज रूई की सीस्मिक मैपिंग से बहुत कम थी, जिसका मतलब था कि वह अनिवार्य रूप से रूई और उनके लक्ष्य का पता नहीं लगा पाएगी। वह केवल यही प्रार्थना कर सकती थी कि रूई किसी तरह उसे पकड़ ले, हालांकि इसकी संभावना बहुत कम थी। इसके बजाय उसने खुद ही स्पेशल एजेंट बर्नार्ड को यह बताने का बीड़ा उठा लिया कि क्या हुआ था। दूसरी ओर रूई रुका नहीं। वह बस दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, और फिर कुछ और दौड़ा। उसे नहीं पता था कि वह उसे कैसे रोकेगा। उसके पास कोई रणनीति नहीं थी। एक बार के लिए उसे सिर्फ एक ही बात पता थी, मुझे परवाह नहीं है कि मुझे महाद्वीप के अंत तक तुम्हारा पीछा करना पड़े, मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा। उसने कसम खाए। मार्शल आर्टिस्ट बनना हमेशा आसान नहीं था। बहुत से लोग जिन्होंने अपना मार्शल पथ पाया, वे उस पर गहराई से नहीं चल पाए क्योंकि उनमें बस आवश्यक दृढ़ता और समर्पण की कमी थी।
जब आप मार्शल अप्रेंटिस ग्रेड स्केल के निचले स्पेक्ट्रम पर थे तो मिशन पूरा करना इतना आसान नहीं था। आप एक अच्छी रकम कमाते थे, लेकिन बस इतना ही। यही कारण है कि बहुत से मार्शल आर्टिस्ट अंडरवर्ल्ड की ओर मुड़ गए, क्योंकि वहां कई आकर्षक फल उपलब्ध थे, भले ही वे जहरीले हों। केट कोले को वह पहली बार याद है जब उसने एक बच्चे को बेचा था। उसने मार्शल यूनियन के एक निम्न श्रेणी के मार्शल अप्रेंटिस के रूप में सामान्य रूप से जितना कमाया था उससे 10 गुना अधिक कमाया था। और यह बहुत आसान भी था। साम्राज्य के पिछड़े इलाकों से एक बच्चे को पकड़ना और उन्हें हाजिन शहर के वाणिज्यिक केंद्र में भेजना और उन्हें शहर के संपन्न अंडरवर्ल्ड में बेचना, मार्शल यूनियन के अक्सर लंबे, कठिन और थकाऊ मिशनों को पूरा करने की तुलना में उसे बहुत कम शारीरिक प्रयास की आवश्यकता थी। ये लत लगाने वाला था। पहली बार जब उसने एक बच्चे का अपहरण किया और तस्करी की तो जिस सहजता से वह बड़ी रकम कमा रही थी, उसने उसे अंडरवर्ल्ड में खींच लिया था। वह कभी भी नियमित मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी। वह बार बार अपना नाम बदलती रही, माथा माइज, जेना जिल, सियारा कार्टर और इसी तरह। उसने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया था। बेशक अंडरवर्ल्ड के अपने नुकसान भी हैं। एक कहावत है कि अंडरवर्ल्ड में केवल 10 लोग ही ऐसे थे जिनका किसी और ने शोषण नहीं किया। अंडरवर्ल्ड के 10 सबसे शक्तिशाली लोग। उनके नीचे बाकी सभी लोग किसी न किसी की सेवा करते थे और किसी न किसी की दया पर निर्भर थे। जैसे ही उसने अंडरवर्ल्ड में कदम रखा, वह भागने में असमर्थ हो गई। उसके सामान की मांग बहुत ज्यादा थी और जो लोग उसे मुहैया करवाते थे वे उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देते थे। उसे बच्चों की तस्करी का धंधा जारी रखने के लिए मजबूर किया गया। अंडरवर्ल्ड ने उसे सरकार को बेच दिया क्योंकि उसके पास उसके लिए बहुत ज्यादा गंदगी थी। अंडरवर्ल्ड में जीवन भय से भरा था। अंडरवर्ल्ड का डर, ओवरवर्ल्ड का डर। वह बच्चों की तस्करी नहीं रोक सकती थी, उसे इसकी अनुमति नहीं थी। उसे हमेशा डर लगा रहता था कि जिस अंडरवर्ल्ड में उसने कदम रखा है वह उसे खा जाएगा या उसे खुले में थूक देगा, जहां साम्राज्य उसे खा जाएगा। अंततः वह उस स्थिति पर पहुंच गई जहां वह अपनी सारी संपत्ति, जो उसने मासूम बच्चों को कष्ट देकर अर्जित की थी, दान करने को तैयार थी, ताकि वह रात को बिना ये सोचे सो सके कि वे मुझे कब लेने आएंगे। आज उसे एहसास हुआ कि शायद वह देना ही गया। वह डर के मारे पीछे मुड़ी क्योंकि उसने देखा कि रूई लगातार उसका पीछा कर रही है। ये पहली बार नहीं था जब उसका पीछा मार्शल अप्रेंटिस ने किया था। वह आमतौर पर इतनी तेज थी कि वे उसका पीछा भी नहीं कर सकते थे। उसने पकड़े जाने के डर से कई अप्रेंटिस स्तर की चालबाजियां सीख ली थी और सुरक्षा का एहसास दिलाने के लिए उनमें महारत हासिल कर ली थी। हाजिन शहर के साथ उसकी घनिष्ठ परिचितता के संयोजन ने उसे अपने सभी पिछले पीछा करने वालों से बचने में मदद की। लेकिन रूई नहीं। उसे समझ में नहीं आया कि जब वह इतनी मेहनत कर रहा था तो वह अपनी खोज में इतना अडिग क्यों था। वह मार्शल यूनियन का मार्शल आर्टिस्ट था, सरकार का नहीं। ये ब्यूरो से कमीशन रहा होगा, तो वह इतनी मेहनत क्यों कर रहा था, जबकि मिशन स्पष्ट रूप से इसके लायक नहीं था। वह नहीं जानती थी, लेकिन उसे परवाह भी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि उसे उससे दूर जाना है। जब तक वह भागती रहेगी, अंततः वह उसे धूल में मिला देगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। या तो उसने ऐसा सोचा। चाहे उसने उनके बीच कितनी भी दूरी बढ़ा दी हो, वह फिर भी किसी न किसी तरह उसका पीछा करने में कामयाब हो ही जाता था। भले ही वह उलझन भरे रास्तों से गुजरती हो, वह हमेशा उसके पीछे ही रहता था। उसके पास एक संवेदी तकनीक है। उसने कोसा। उसे अपनी संवेदी सीमा से बाहर निकलने के लिए और भी तेजी से आगे बढ़ना होगा। इसमें बहुत समय लगेगा। बहुत समय तक उसे नहीं पता था कि वह टिक पाएगी या नहीं। उसने 7 सालों में अपने शरीर को कठोर रूप से प्रशिक्षित नहीं किया था और भौतिक सुख सुविधाओं में अपने शरीर को खो दिया था। उसका शरीर जंग खा गया था और जिस समय उसने प्रशिक्षण बंद किया था उस समय उसके शारीरिक मापदंड गिर गए थे, जितना उसने सोचा भी नहीं था। तनाव के कारण उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था। उसकी सहनशक्ति पहले से ही कम हो रही थी। उसके फेफड़ों में ऐसा लग रहा था जैसे उनमें आग लगी हो। उसके जोड़ों में ऐसा लग रहा था जैसे वे टूटने वाले हैं और उसकी हड्डियां टूटने वाली हैं। उसकी मांसपेशियां दर्द से कांप रही थीं। दूसरी ओर रूई बेफिक्र था। उसने अपनी पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रशिक्षण लिया था, अकादमी में आने से पहले भी। इसके अलावा एक बार जब वह अकादमी में दाखिल हुआ तो उसने अपनी अत्यधिक औषधि सहनशीलता के साथ अपने शरीर को पागलों की तरह तराशा था। वह दौड़ता रहा और दौड़ता रहा, बिना रुके या धीमा पड़े। उनकी भौतिक नींव 2 पूर्णतः भिन्न क्षेत्रों में थी। केट को उम्मीद थी कि आखिरकार रूई हार मान लेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया।
वह ऐसे भागा जैसे उसे कोई रोक नहीं रहा था। जल्द ही 1/4 दिन बीत गया और वे दोनों कई बार हाजिन शहर के चारों ओर चक्कर लगा चुके थे। जल्द ही वह क्षण आ गया, टकरा जाना। थकी और तनावग्रस्त अवस्था में केट एक चट्टान से टकरा गई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी, जिससे उसे बहुत दर्द हुआ। फिर भी उसने जो भय अनुभव किया वह दर्द से कहीं अधिक था। उसे पीछे मुड़ने की भी जरूरत नहीं थी। वह महसूस कर सकती थी कि उसके दिमाग का भार उसके सहज और खतरे की आदिम भावना पर दबाव डाल रहा था। आह! वह चिल्लाई जब रूई ने उसके बाल पकड़ लिए, इससे पहले कि वह पलट पाती। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, उसकी आंखों की चमक खुद ही सब कुछ बयां कर रही थी। मुझे जाने दो, वह चिल्लाए, मदद करो, मुझे बचाओ, उसने राहगीरों से चिल्लाकर कहा। दरार! वह चीखी जब उसके पैर में भयंकर दर्द उठा। उसने पलटकर देखा कि उसकी पिंडली पूरी तरह से टूट गई है और एक विचित्र कोण पर मुड़ी हुई है। मुझे जाने दो कृपया, उसने उसके घुटने पकड़ लिए। दरार! अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। दया करो, वह आधी चीखी। मुझे जाने दो, उसने कुछ कमजोर आक्रामक तकनीकों के साथ अपने हाथों को उसके खिलाफ पटका, जबकि वह उसे बालों से घसीट रहा था। मुझे यकीन है कि उन बच्चों ने भी तुमसे यही बात कही होगी। रूई ने फुसफुसाते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों की चमक ने उसे हिला दिया। मैं तुम्हें मार तो नहीं सकता, लेकिन बयूरो मुख्यालय तक का रास्ता बहुत लंबा है। जब तक हम वहां पहुंचेंगे तब तक तुम चाहोगे कि तुम मर जाओ। दिन हाजिन शहर में एक अजीबोगरीब दृश्य की चर्चा फैल गई। शाही प्रतीक चिन्ह धारण किए हुए मार्शल यूनियन के एक मार्शल आर्टिस्ट ने एक महिला को उसके बालों से पकड़कर हाजिन शहर के बाहरी इलाके से लेकर केंद्रीय जिले तक घसीटा। यह एक ऐसा दृश्य था जिसने साम्राज्य के मार्शल आर्टिस्टों के प्रति नागरिकों के मन में डर को फिर से जगा दिया। ये देखते हुए कि मार्शल आर्टिस्ट मार्शल यूनियन और केंद्रीय सरकार से थी, इसका मतलब शायद ये था कि उस महिला ने बहुत बड़ी गलती की थी। अगर महिला के साथ ऐसा व्यवहार अनुचित था तो ऐसा सार्वजनिक रूप से नहीं किया जाता। तथ्य यह है कि उसके साथ खुलेआम इतना बुरा व्यवहार किया जा रहा था, इसका मतलब था कि उसे केंद्रीय सरकार और मार्शल यूनियन द्वारा एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। यही वह निष्कर्ष था जिस पर लोग पहुंचे। बेशक वे इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। रूई को ईमानदारी से सिर्फ दिखावे की परवाह नहीं थी। वह उसके पहले से ही क्षत विक्षत शरीर के साथ दौड़ना शुरू नहीं करना चाहता था। अगर वह बहुत ज्यादा कठोर होता तो शायद वह मर भी सकती थी। हालांकि वह उसे मारना चाहता था, उसे केंद्रीय ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को देने से शायद ज्यादा लोगों की जान बच जाती। निस्संदेह उसके पास बाल तस्करी उद्योग के बारे में बताने के लिए बहुमूल्य खुफिया जानकारी थी। आपूर्तिकर्ता, तस्कर, खरीदार और उपभोक्ता, इन लोगों की छिपी हुई पहचान जो छाया में छिपी हुई थी, उसे संभवतः उसकी खुफिया जानकारी के आधार पर ब्यूरो और मार्शल यूनियन द्वारा उजागर और उखाड़ फेंका जा सकता था। उसने उसके चेहरे को नकाब से ढक दिया था और उसके शरीर के अधिकांश हिस्से को कपड़े से लपेट दिया था, यहाँ तक कि उसके बालों को भी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि कोई उसे पहचान पाए। बेशक आम नागरिकों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह कौन थी, लेकिन जो लोग जानते थे उन्हें एहसास हो गया कि वो पकड़ी गई है और उनकी पोल खुल सकती है। वह बहुत सावधान था और उसने सुनिश्चित किया था कि ऐसा होने की कोई संभावना न रहे। उसके कामुक स्तनों के आकार को देखते हुए उसके बारे में केवल यही अनुमान लगाया जा सकता था कि वह एक वयस्क महिला थी। जल्द ही रूई ब्यूरो मुख्यालय पहुंच गया। सामने के रिसेप्शन स्टाफ और गार्ड्स की सामान्य घबराहट को दूर करने में उसे कुछ समय लगा, लेकिन अंततः उसे नियुक्त की गई टीम के कई सदस्यों ने उसका स्वागत किया। तुम एक बंदूक के बच्चे हो, बर्नार्ड ने एक अप्रिय मुस्कान प्रकट की। तुमने वास्तव में ये किया, तुम पागल हो। कई अन्य लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया। हमें पता था कि तुम में ये क्षमता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। जब मैंने उसे देखा तो मुझे उसी क्षण पता चल गया कि वह सक्षम है, जैसा कि एक मार्शल आर्टिस्ट से उम्मीद की जाती है। मुझे ऐसा क्यों याद है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने बिल्कुल इसके विपरीत कहा था, रूई ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को थोड़ा सामान्य महसूस करने से नहीं रोक सका। बहुत बढ़िया काम किया, नीरा ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा। तुमने अकेले ही मिशन के मुख्य उद्देश्यों में से एक को पूरा कर दिया। उसने आह भरने से पहले कहा, तुलनात्मक रूप से मैं तो बेकार थी। ये सिर्फ अनुकूलता का मामला है, रूई ने सांत्वना देते हुए कहा।
आपकी विशेषज्ञता वाले किसी व्यक्ति से यह उम्मीद करना अनुचित होगा कि वह आपसे ज्यादा कुछ हासिल करे। वह बर्नार्ड की ओर मुड़ा और पूछा, बच्चे कैसे हैं? उनका चेहरा गंभीर हो गया। शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक। हमने उन्हें तुरंत तरोताजा कर दिया और ठीक कर दिया। संक्रमण और अन्य स्थितियों वाले लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता दी गई और वे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। उन्होंने आगे बात जारी रखने से पहले कुछ देर रुकते हुए कहा, लेकिन मानसिक रूप से। नवंबर LBJNN। उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। रूई ने सिर हिलाया। अगर बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य एकदम सही होता तो यह अजीब बात होती। उसे उम्मीद थी कि उनमें से लगभग सभी को अपने पूरे जीवन में इन घावों और दागों को सहना पड़ेगा। ये स्थायी रूप से बदल देगा और उनके बड़े होने पर उनके व्यक्तित्व को आकार देगा। वह उन भयावहताओं की उम्मीद नहीं कर सकता था जो उन्होंने झेली थी, और इससे भी ज्यादा भयावह प्रभाव उनके मानस पर पड़ा। वह केवल यह आशा कर सकता था कि वे ठीक हो जाएंगे, एक पतली कमजोर आशा। वह मुख्य उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा था। कुतिया को मार गिराने से निस्संदेह बहुत सारे बच्चे बच जाएंगे और उसकी बुद्धिमत्ता और जानकारी भी ऐसा ही करेगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन नुकसान पहले ही हो चुका था। उसने जो कुछ देखा था उसके बाद मिशन को लेकर बहुत खुश होना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन एक अच्छी बात यह थी कि क्वारियर अनाथालय के खतरे को खत्म करने का उसका लक्ष्य पूरा हो गया था। अच्छा काम, तुम्हारा काम लगभग पूरा हो गया है, एफेल्स, उसके सुपरवाइजर ने कहा। अब तुम्हें बस यहाँ कुछ पोस्ट मिशन प्रोटोकॉल पूरे करने हैं। उसने कहा, कागजों का एक ढेर थमाते हुए जिस पर उसे हस्ताक्षर करने थे। रूई ने काम पर जाते समय आह भरी। इसमें तो बहुत समय लग गया। बात खत्म होने के बाद उसने सोचा। जब उनका काम पूरा हो गया तो उन्होंने उन्हें अलविदा कहा और मार्शल यूनियन में लौट गए। वापस लौटते समय उसने मिशन के बारे में अपने विचार एकत्रित किए। उसने एक आक्रामक मिशन में जाने का फैसला किया था क्योंकि वह अन्य मार्शल प्रशिक्षुओं के साथ सक्रिय शत्रुतापूर्ण संघर्ष का कुछ अनुभव प्राप्त करना चाहता था, लेकिन यह मिशन कुछ और ही था। उसने अपने अंगरक्षक मिशनों और अपने एकमात्र शिकार मिशन में ज्यादा आमने सामने संघर्ष का अनुभव किया था, जो निश्चित रूप से वह नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। इसलिए कुछ हद तक वह थोड़ा निराश था। खैर, कम से कम मिशन आधे दिन से भी कम समय में खत्म हो गया। रूई ने कंधे उचका दिए। उसे इसके लिए अच्छे खासे क्रेडिट भी मिले थे। अब क्या, उसने सोचा। कायाकल्प औषधि लेने के बाद भी वह काफी ऊर्जावान था। उसे ब्रेक या आराम करने का मन नहीं था। वह पिछली रात 9 घंटे सो चुका था। यह एक और मिशन है। रूई ने कंधे उचका दिए। कैनरियन मार्शल फेस्टिवल आने से पहले उसके पास 7 महीने से थोड़ा ज्यादा समय था। प्रारंभिक कार्यक्रम वास्तविक अंतर विद्यालय प्रतियोगिता से 1 महीने पहले निर्धारित किए गए थे। इसका मतलब था कि उसके पास वास्तव में केवल 6 महीने थे। उसने अपने प्रशिक्षण के बाद 1 महीने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा था ताकि वह अपनी मार्शल आर्ट में सीखी गई नई तकनीक के उपयोग को समायोजित और परिष्कृत कर सके। अब 5 महीने बचे हैं। सामान्यतः उन्हें प्रशिक्षण के लिए 4 महीने की आवश्यकता होती थी। अब 1 महीना बचा है। 1 महीने का मिशन, 4 महीने का प्रशिक्षण, 1 महीने का शोधन, और प्रारंभिक कार्य शुरू हो